हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आपका फिर से अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स अड्डा में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारा पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों हमने आपसे बात किया था कि हम लोग बात करेंगे बच्चों कूलाम के नियम के बारे में। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। और हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे बच्चों कूलाम का नियम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और या मेरे प्यारे बच्चों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सीखिएगा। स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास को। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं कूलाम के नियम के बारे में। तो कूलाम का नियम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है पहले समझो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों क्लास इलेवेंथ में मेरे प्यारे बच्चों आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम सीखा था। बोलो, सीखा था कि नहीं सीखा था। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था मेरे प्यारे बच्चों? न्यूटन चाचा ने दिया था सर। तो गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था कि कोई दो हमारे पास बिंदु आवेश होते थे, सॉरी बिंदु द्रव्यमान होते थे, M1 और मेरे प्यारे बच्चों M2। इन दोनों द्रव्यमानों के बीच मेरे प्यारे बच्चों दूरी r होती थी। तो न्यूटन साहब ने कहा था कि इन दोनों द्रव्यमानों के बीच में मेरे प्यारे बच्चों एक आकर्षण बल लगता है, जिसका फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने दिया था F बराबर कैपिटल G M1 M2 बटे R²। ठीक है। ठीक ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसी के जैसा कक्षा 12 में हम लोग पढ़ रहे हैं आवेश के बारे में। सबसे पहले वाले लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको यही बताया था कि जैसे कक्षा 11 में द्रव्यमान के बारे में आप लोग पढ़ते हो, उसी प्रकार से कक्षा 12 मेरे प्यारे बच्चों आप आवेश के बारे में बच्चों बातचीत करते हो। आवेश भी क्या है? पदार्थ का एक गुण होता है और एक मूलभूत गुण है मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग पदार्थ से नहीं गायब कर सकते। ठीक है, जैसे द्रव्यमान वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आवेश। तो वहां पे हमने द्रव्यमान के बारे में सारी बातें की थी। कक्षा बारे में हम लोग आवेश के बारे में एकदम अच्छे से मस्त होके सीख रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कूलाम के नियम को सीखने जा रहे हैं। तो कूलाम का नियम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? किसी भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले मेरे प्यारे बच्चों बलों के बारे में बातचीत करता है। कि हमारे पास मान लो एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, उन दोनों के बीच मेरे प्यारे बच्चों दूरी R है। अगर दोनों बच्चे सजाती आवेश होंगे, मतलब दोनों प्लस प्लस, तो आपको पता है दोनों में नफरत होती है, वो दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर दोनों विजातीय आवेश होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वो दोनों प्यार मोहब्बत करने एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि दोनों में आकर्षण होता है। इतनी बात तो हम लोग लास्ट लास्ट क्लास में भी मेरे प्यारे बच्चों सीख चुके हैं। ठीक है। तो बच्चे, कूलाम का नियम क्या होगा? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों अपने कूलाम साहब ने फॉर्मूला दिया, नियम दिया। तो इन्होंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों जैसा फॉर्मूला इनका है ना, वैसा ही फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों यहां भी आएगा, जो कि होगा F बराबर के M1 M2 की जगह मेरे प्यारे बच्चों होगा Q1 Q2, और R तो रहेगा ही, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा R²। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? एक बार बता दो। इस आर को मेरे प्यारे बच्चे मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी सबको। ठीक है बेटा, कि हमारे पास जैसा मेरे प्यारे बच्चों ये वाला है दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल, ठीक ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हमको यहाँ पे दिखता है क्या? कूलाम का बल, जो दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है। ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम साहब क्या कहते हैं। तो इसी जो स्टेटमेंट बच्चे गुरुत्वाकर्षण के नियम में न्यूटन साहब का था, लगभग लगभग बच्चे वही स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? कूलाम का नियम। कैसे है तो मैं आपको समझा देता हूं। देख, न्यूटन साहब क्या कहते थे कि जो लगने वाला बल है दोनों द्रव्यमानों के बीच में, वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएंगे? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। एकदम बच्चे समान है। ठीक है, जहां द्रव्यमान वहां पे आवेश। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो आप कहेंगे यहाँ भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग लगभग दोनों का जो हमारे पास कथन है एकदम समान है। वहां पे द्रव्यमानों के बीच में बात हो रही है, यहाँ पे आवेशों के बीच में बात हो रही है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कूलाम का नियम क्या होता है, बता दीजिए। तो आप मेरे प्यारे बच्चों ये बात लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या आप लोग कह लो
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। अगर विद्युत बल कह देते हो तब आकर्षण प्रतिकर्षण ना लिखो तब भी चल जाएगा, ठीक है बेटा। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जब यहां तक की बात हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात मैंने कहा कि F समानुपाती Q1 Q2। अब Q1 अगर प्लस होगा, Q2 अगर प्लस होगा तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, Q1 प्लस होगा Q2 ऋणात्मक होगा, दोनों में आकर्षण होगा। वो कहानी अलग है, हम लोग केवल केवल और केवल अभी परिमाण के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं जी, कि जो हमारे पास F है वो मेरे प्यारे बच्चों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों बातों को जब हम मिला देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब बच्चे हम लोग इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको सर लिखना पड़ेगा एक बच्चे नियतांक। तो नियतांक को हम लोग क्या लिख देते हैं, मान लो K से, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कूलाम का बल कहते हैं, या विद्युत बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। बात समझ में आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक ठीक चीजें यहाँ पे साफ साफ लिखी होती हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो भी चीजें हम लोग समझते हैं वो सारा का सारा बच्चे कहानी आपके पीपीटी में साफ सुथरा मिल जाता है, जिससे कि आप लोग बच्चे नोट्स अपना बना सको, ठीक है बेटा। बहुत तरीके से सारी बातें लिखी होती हैं। कि पहली बात F समानुपाती मेरे प्यारे बच्चों Q1 इंटू Q2 के, F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के, दोनों को मिला दिया तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया। उसके बाद जब हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि जो K है वो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, कूलाम का नियतांक है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको विद्युत बल का नियतांक भी कहते हैं, कूलाम नियतांक भी कहते हैं, कुछ भी कह लो। उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे साथ कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 9 × 10⁻⁹ जैसे कैपिटल जी वहां पे नियतांक आता है, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे के आता है, और के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है बेटा। वहां पे बच्चों कैपिटल जी का मान क्या होता था, याद करो। तो कैपिटल जी का मान मेरे प्यारे बच्चों 6.67 × 10⁻⁻11 होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे के का मान है, आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका। आपसे कहा जाएगा कि कूलाम के नियम से क्या समझते हैं, तो आप वो स्टेटमेंट लिखोगे और यहां तक की बात कर दोगे। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है। अब बच्चे हम लोग बात इसी वाले नियतांक की हम लोग कर लेते हैं कि भैया ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास के बराबर मेरे प्यारे बच्चों हमने मान लिख दिया, सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। आप एकदम आराम से देख सकते हो कि मेरे प्यारे बच्चों के बराबर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹ और ये इसका मात्रक लिखा है। तो एक बात फिर से मैं बता दूं आपको कि मेरे प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास है के, कूलाम बल नियतांक के, इसका मात्रक और इसका वीमी सूत्र मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। या आप कह लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। और बच्चे ये जो हमारे पास लिखा गया है ना एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे प्यारे बच्चों जो बंदा है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है ये बंदा। यहां से मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न बनते ही बनते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक या वीमी सूत्र, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोग एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट का नाम मेरे प्यारे बच्चों होता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों परमिटिविटी या फ्री स्पेस, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। बात समझ में आई? तो हम लोग कहते हैं इसको हिंदी में निर्वात की विद्युतशीलता। और जैसे मान लो वैद्युत बल, बहुत बच्चों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है, इधर उधर की बातें घुसी रहती हैं, ठीक है। कि अगर कोई पूछ दे कि भैया बता कि बल का मात्रक, तो कहेगा न्यूटन। अगर पूछ दिया तो गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक, तो कंफ्यूज, कंफ्यूज एकदम, पता नहीं क्या होता है। घर्षण बल का मात्रक पता नहीं जी, कुछ और होता होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई भी बल हो, कोई भी बल हो, तो बल है तो उसका मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, न्यूटन ही होगा। अपने क्लास 12th में ही हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिएगा। वो मेरे प्यारे बच्चों वोल्टता यानी वोल्टेज के जैसा है। नहीं तो अगर मैं नहीं बोलता तो जब मैं वहां पे पहुंचूंगा दूसरे चैप्टर में, वहां पे हम लोग विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे जरा आपने तो बताया था कि अगर सामने बल लग गया है
तो कोई भी बल हो उसका मात्रक न्यूटन, तो इसलिए मैंने बता दिया। केमिस्ट्री के जैसे ये समझ लो एक्सेप्शन है। ठीक है बच्चों, तो एक आएगा विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का बच्चों जो मात्रक होता है वो न्यूटन नहीं होता। ठीक है, वो बस नाम का बल है। ठीक है, वो बल नहीं है, वो एक तरह से क्या है, वोल्टेज है, वोल्टता होती है, वहां पे हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख, तो एसआई मात्रक प्रणाली में इसका मान मेरे प्यारे बच्चों इतना होता है, ये बात आप याद रखेंगे, 8.85। चार मत याद रखो, बस ये याद रखो कि एप्साइलन नाट का जो मान है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। ये बच्चों बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, जो वैल्यू होता है बहुत काम की चीज होती है। 1/4 पाई एप्साइलन नाट का मान, और एप्साइलन नाट का मान आपके जबान पे एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी न्यूमेरिकल प्रश्न बन पाते हैं। बात समझ में आई? अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो एप्साइलन नॉट है जिसको हम कह रहे हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ये मेरे प्यारे बच्चों करता क्या है, तो इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। अब इसके कारण ही मेरे प्यारे बच्चों जो वैद्युत बल हो गया वो मेरे प्यारे बच्चों माध्यम पर निर्भर करता है। ऐसे समझो, माध्यम पर। क्या गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर करता था? यानी दो द्रव्यमानों के बीच में अगर दीवार लग जाए, चाहे कोई भी माध्यम आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, उन दोनों द्रव्यमानों के बीच में जो लगने वाला बल था वो बच्चे बदलने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे बच्चों मान लो आपके जो धरती है अपनी, ठीक है, हमने यहाँ पे एक छत लगा दी इस वस्तु के बीच में। ठीक है, तो क्या मेरे प्यारे बच्चों धरती इस वस्तु को जिस बल से खींच रही थी, छत आने के बाद नहीं खींचेगी? खींचेगी। इस पर m×g का ही बल लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, किसी भी कोने में ले जाकर के इस वस्तु को छुपा दो मेरे प्यारे बच्चों, इसका भार m×g यानी गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ उतना ही लगने वाला है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो गुरुत्वीय बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता। चाहे आप इस पेन को पानी में ले जाके डाल दो, चाहे कहीं भी ले जाके डाल दो मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी और या कोई भी दो द्रव्यमान है उन दोनों के बीच कोई भी माध्यम हो, निर्वात हो या पानी हो या कुछ भी हो मेरे प्यारे बच्चों, माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जितना बल लग रहा था उतना ही बल हमेशा लगेगा। लेकिन बच्चों जो विद्युत बल है ना वो मेरे प्यारे बच्चों माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, कि दोनों आवेशों के बीच में फ्री स्पेस यानी कि निर्वात है या कोई और माध्यम है। जब कोई और माध्यम होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो कमजोर पड़ जाएगा। बात समझे? कहानी कुछ ऐसी ही है मेरे प्यारे बच्चों। कैसी? तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग फिगर में पहले आ जाते हैं, प्यारे थे फिगर में, तब मैं आपको समझाऊंगा इस चीज को। ठीक है, जैसे मान ले इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे बच्चों पहले हमारे पास क्या था? वायु था। ठीक है बच्चा, वायु था। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, निर्वात और वायु को हम लोग यहाँ पे बच्चे एक समान माध्यम मानते हैं। अगर वास्तविकता की बात की जाए तो निर्वात अलग चीज है, वायु अलग चीज है। निर्वात का मतलब कुछ भी नहीं, हवा पानी छोटे छोटे धूल कण कुछ भी नहीं। वायु मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हवा में छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, हमारे पास गैसें हैं नाइट्रोजन वगैरह। तो मेरे प्यारे बच्चों वायु में ऐसा कह देना कि कुछ भी नहीं है, नहीं भैया ऐसा नहीं है। लेकिन हम अपने पूरे चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों निर्वात और वायु को एक समान माध्यम लेकर के चलते हैं। पहली बात तो अपने दिमाग में ये फिक्स कर लो कि वायु और निर्वात हमारे लिए क्या है, दोनों समान है। लेकिन हाँ वास्तविकता में दोनों एकदम समान नहीं है, ये बात भी आप जानोगे। ठीक है बेटा, अच्छा जी ये बात हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर वायु या निर्वात है तो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो बहुत ही प्रबल होगा। ये कहानी कुछ ऐसी ही है, मान लो मेरे प्यारे बच्चों कोई किसी घर में दो भाई बहन है। ठीक है बच्चों, एक भाई है एक बहन है, उसके मतलब दो बच्चे हैं। ठीक है बच्चा, तो जब उनका घर वाले, जब आपके मम्मी पापा मान लो बाहर चले गए हैं मार्केट करने या मामा के यहाँ कहीं चले गए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी बात पे बहस छिड़ जाती है तो आपस में पूरा धूम धड़ाका लड़ाई मार होता है। ठीक है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है, ये भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है। ठीक है बच्चा, अब कौन जीतेगा कौन हारेगा भगवान जाने। ठीक है बच्चों, लेकिन दोनों अपनी पूरी ताकत से मेरे प्यारे बच्चों युद्ध करते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो अचानक से मेरे प्यारे बच्चों मम्मी पापा आ गए, टपक गए,
तो तुरंत मेरे प्यारे बच्चों एकदम शांत, एकदम अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है, ऐसा लगता है बच्चों कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों उनके अंदर डर है कि अगर पता लग गया तो बच्चे कुटाई हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इस कहानी से मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर बच्चे इन दोनों आवेशों के बीच में निर्वात या वायु हो, तो मेरे प्यारे बच्चों जो इनके बीच बल लग रहा है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे मम्मी पापा नहीं थे तो आप दोनों पूरे एकदम अपने पूरे ताकत के साथ बच्चे युद्ध कर रहे थे। ठीक है, अब जब बच्चे मम्मी पापा आ गए यानी कि कोई माध्यम इनके बीच आ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों वो अपना प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, तुरंत आप शांत हो गए, या आप दोनों लड़ रहे थे तो कोई आ गया झगड़ा आपका छुड़ाने के लिए, ऐसा कुछ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आते ही क्या हो गया, आप दोनों की जो शक्ति पूरी ताकत थी, अब वो मार झगड़ा जो हो गया थोड़ा सा बच्चे कंट्रोल में आ गया। कहानी ये है, समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? इसको और अच्छे से जब हम धीरे धीरे इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो मैं और डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है बेटा, बात समझ में है कि निर्वात की विद्युतशीलता जो परमिटिविटी या फ्री स्पेस है, ऐसे समझो परमिटिविटी मतलब वो परमिट कर रहा है। अब किसको परमिट करता है, तो वहां पे जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे एक टर्म आएगा विद्युत क्षेत्र, फिर आएगा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ये सारी बातें आएंगी। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल में इसका पूरा धागा खोल दूंगा। ठीक है, अभी बस आप समझो कि जब दोनों आवेशों के बीच में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है तो सबसे ज्यादा बल लग रहा है, एकदम अधिकतम। जब कोई आ जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों इनके प्रभाव को क्या करेगा, हमेशा कम ही करेगा, क्योंकि कोई इनसे बच्चों कम, या कह लो आप लोग सघन माध्यम विरल माध्यम जानते हो, तो निर्वात से विरल माध्यम कोई है ही नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वही हाल चाल है, जैसे मान ले एक एग्जाम्पल और ले ले कि आप बच्चे सड़क पे दौड़ रहे हो। ठीक है, तो माध्यम क्या है, आपके चारों तरफ हवा है। मैं कह दूं पानी में दौड़ो, तो उतने ही ताकत से आप पानी में नहीं दौड़ पाओगे, उतने ही स्पीड में जितने स्पीड से आप सड़क पे दौड़ रहे थे हवा में। समझ पा रहे हो? तो वही हाल चाल यहाँ भी है कि जितना बच्चों ताकत से दोनों वायु या निर्वात में बल लगाते हैं, उतने ताकत से जब कोई माध्यम आ जाता है तो बच्चे बल नहीं लगता है। ठीक बात है, तो यहाँ तक के लिए इतनी ही बातें रखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो निर्वात की विद्युतशीलता में अपने प्यारे बच्चों को समझा दिया अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको अच्छे से पल्ले पड़ रही होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जो हमारे पास ये फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मेरे प्यारे बच्चों वहां से हम लोग एक कूलाम को परिभाषित करते हैं। कैसे बेटा जी? तो आ जाओ। फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है बेटा, तो जब बच्चे हमको Q1 Q2 यानी कि एक गुलाम की परिभाषा देनी, तो Q1 Q2 तो एक एक गुलाम करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, अच्छा इसकी वैल्यू आपको पता ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम Q1 Q2 को 1 कर दिए तो मेरे प्यारे बच्चों 9 × 10⁻⁹ इसका मान होता है, और ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 1 × 1, और जो दूरी है R उनको भी मेरे प्यारे बच्चों आप एक ही बना दो। ठीक है, सब कुछ को एक एक कर देना है बेटा जी, सबको एक एक बना देना है। तो अगर उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹, और ये हो जाएगा न्यूटन। तो अगर मैं कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों दो आवेश एक एक कूलाम के, अगर मान लो वो सजातीय आवेश है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे बच्चों, 9 × 10⁻⁹ से प्रतिकर्षित करेंगे। अगर वो दोनों एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू, मतलब एक प्लस एक कूलाम एक माइनस एक कूलाम का है, तो दोनों बच्चे 9 × 10⁻⁹ से क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहीं से मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वाली परिभाषा मिल जाती है। आप देख लो बेटा, देख लो कि एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन से प्रतिकर्षित करता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? बहुत सही, बहुत सही, एकदम अच्छे से। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने बात किया वैद्युतशीलता का, तो एक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है आपेक्षिक वैद्युतशीलता, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक बेटा, और उसको मेरे प्यारे बच्चों देख हम लोग बात कर, देखो तीन चीजें हैं। एक तो मेरे प्यारे बच्चों वायु या निर्वात है, तो हमने वायु कह दिया। ठीक है बच्चा, एक मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है, माध्यम है। ठीक है, माध्यम। तो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट से लिखेंगे। ठीक है बेटा,
और माध्यम की वैद्युतशीलता को मेरे प्यारे बच्चों हम एप्सिलॉन एम, एम का मतलब मीडियम होता है। तो हम लोग किसी माध्यम की विद्युतशीलता को वायु की वैद्युतशीलता से बच्चों तुलना करते हैं कि कितनी ज्यादा गुना है। ठीक है, यानी कि अगर कोई माध्यम आएगा तो दोनों के बीच लगने वाले बल को कितना गुना कम करेगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे बात आती है आपेक्षिक वैद्युतशीलता की। तो क्या होगा जब हम कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एप्सिलॉन आर क्या होगा, एप्सिलॉन आर होगा माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन एम, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। इसे बेटा हम लोग दूसरे चैप्टर में जब पहुंचेंगे तो उसको वहां पे परावैद्युतांक भी कहा जाता है। तो इसको बच्चे के से लिखते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को यहीं पे जान जाइए तो अच्छी बात है। और परावैद्युतांक के बारे में डिटेल में समझाऊंगा जब दूसरा चैप्टर आएगा। तो ठीक है बच्चे, टेंशन नहीं लेना है, बात समझ में आ रही है। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि बच्चे परावैद्युतांक के बराबर भी होता है, जिसको हम लोग दूसरे चैप्टर में सीखेंगे। तो ये हमारे पास एक और कहानी सामने आती है। ठीक है बेटा, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों कूलाम का नियम तो हमने सीखा, उसका फॉर्मूला भी हमने सीख लिया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन अभी हमने दिशा के बारे में नहीं बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों कूलाम साहब ने दिशा के बारे में कहा कि बच्चा जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है ना, उनकी दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मेरे प्यारे बच्चों अनुदिश होता है। जैसे इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह दूं कि मान ले बेटा ये है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और मोटा कर दो भैया जी। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास, अरे भैया ये कहां से आ गया। ठीक है, तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों आवेशों के बीच मिला दिया हमने, दूरी मिला दी। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारे पास क्या है, देख दो फिगर हमारे पास, दो फिगर, फिगर नंबर 1 ऊपर, फिगर नंबर 2 नीचे। फिगर नंबर 1 में क्या है बच्चों, दोनों सजाती आवेश Q1 Q2 दोनों धनात्मक धनात्मक हैं। तो वो एक दूसरे को बच्चे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। दूसरे वाले फिगर में दोनों बच्चे क्या है, विजातीय आवेश, Q1 वाला प्लस वाला है, Q2 वाला मेरे प्यारे बच्चों माइनस वाला है। अब ये जो लाइन हमने बनाई इसका मतलब क्या है कि दोनों मेरे प्यारे बच्चों इसी लाइन के अनुदिश, इसी रेखा के अनुदिश एक दूसरे को या तो धक्का मारेंगे या तो खींचेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि Q1 वाला Q2 को मेरे प्यारे बच्चों इधर धक्का मार देगा, या मेरे प्यारे बच्चों Q1 वाला Q2 को मेरे प्यारे बच्चों इस दिशा में आकर्षित करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं। इन्हीं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगता है, या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, तो ये तो दिशा के बारे में हो गई। अब जब दिशा के बारे में बात हो गई तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों ना हम लोग कूलाम के सदिश नियम को सीख लें। ठीक है, यानी कि जो बल का जो फॉर्मूला है उसका सदिश रूप हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है बात बच्चे, देख तो सदिश रूप को लिखने का मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ये तरीका है। ठीक है बेटा, कि अगर हमारे पास मान ले दो आवेश हैं, ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, उन दोनों के बीच की दूरी R है, दोनों बच्चे धनात्मक है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस पर बल इधर लगेगा, इस पर बल मेरे प्यारे बच्चों इधर लगेगा। अब देख इसको लिखने का तरीका हमने लिखा कि F12 का मतलब क्या है, पहले वाले आवेश पर लगने वाला बल कौन लगाएगा, दूसरा वाला। ठीक है बेटा, F21 का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे वाले पर लगने वाला बल कौन लगाएगा, पहले वाला। सिंपल सी बात है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बात समझ में। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आप सिंपल सी बात है इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे सर, कि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये बच्चों हमारे पास परिणाम था, मतलब वैल्यू थी। जब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे एफ वेक्टर लगा दो, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आर के पावर कैप लगा दो, सिंपल सी बात है। आर के पावर मेरे प्यारे बच्चों क्या लग जाएगा, कैप लग जाएगा। आप एक छोटा सा बच्चों ऐसा भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई।
ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन नीचे लिखी गई कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस का वेक्टर F21। आप देख पा रहे हो कि पहले वाला जो दूसरे वाले पे बल लगाता है उसकी दिशा इधर है, और दूसरे वाला बच्चों जो पहले पे बल लगाएगा उसकी दिशा किसी और दिशा में होगी। ठीक है, यानी कि दोनों पर जो बल लगता है वो बच्चे चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, दोनों की दिशा मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो F1 की दिशा इधर, F2 की दिशा इधर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F1 वेक्टर बराबर F2 वेक्टर, लेकिन यहाँ पे माइनस का, क्यों? क्योंकि दिशा बच्चे क्या है, उल्टी है। परिमाण बराबर है, यहाँ पे नीचे लिखा गया है दोनों, Q1 वाला Q2 पे जितना बल लगाएगा, Q2 वाला Q1 पे जितना बल लगाएगा, दोनों मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर होंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों दोनों की दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीखा कि कुलाम बल का फॉर्मूला क्या होता है, कुलाम का नियम क्या कहता है। कुलाम का नियम मेरे प्यारे बच्चों माध्यम पर निर्भर कर रहा है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं कर रहा था। क्या इतनी बात समझ में आती है बच्चों? अच्छा, कुलाम का बल बच्चों किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है? आवेश पर निर्भर कर रहा है, आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है, और बच्चे उनके बीच के माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है। ये सारी बातें हम लोग आज की क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों कुलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं। ऐसा नहीं कुलाम का नियम हर जगह मेरे प्यारे बच्चों अप्लाई होगा हर एक कंडीशन में। तो क्या क्या लिमिटेशन है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ लिमिटेशन लेकर आया हूं। देखो, परिभाषा की बात करें तो उस परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों हमने लिखा था स्थिर बिंदु आवेश। मैं आपको दिखा देता हूं परिभाषा के पास ले जाकर के। जब हमने परिभाषा सीखा तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था स्थिर बिंदु आवेश। आप इस शब्द पर गौर फरमाइए, ये जो शब्द लिखा गया, दो स्थिर बिंदु आवेश। ठीक है, तो पहला लिमिटेशन यही हो गया कि कुलाम का नियम मेरे प्यारे बच्चों केवल बिंदु आवेश के लिए ही अप्लीकेबल है, हर एक आवेश के वितरण के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए ही कुलाम का नियम लागू होता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो पहली बात यही लिख दी गई भैया, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए ही नहीं। स्थिर और बिंदु, तो दूसरी बात बिंदु वाला लिखा गया कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। तो आवेश स्थिर होने चाहिए, और मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा बहुत बड़ा हमारे पास, जैसे मान लो आवेश, कोई वस्तु को हमने आवेश दे दिया, मान लो इस वस्तु को हमने आवेश, तो ये बिंदु है क्या? ये बिंदु जैसा नहीं है। अगर मान लो गेंद है तो बहुत दूर से बच्चे कोई हम लोग देखेंगे तो उसको बिंदु जैसा माना जा सकता है। ठीक है बेटा, तो उसकी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे आवेश वितरण में। ज्यादा अपने दिमाग को तनाव मत दीजिए, ठीक है, सारी बातें आगे होंगी। जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं पहले उसको आप लोग सीख लीजिए, याद करिएगा उसको। यह नियम मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी पर लागू नहीं होता, यह नियम केवल अधिक दूरियों के लिए सत्य है। जब बच्चे दोनों आवेशों के बीच की दूरी लगभग फर्मी मीटर, 10 के पावर माइनस 15 मतलब फर्मी मीटर हो जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होने लग जाता है, नाभिकीय बल। और नाभिकीय बल मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्रबल होता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कुलाम का नियम वहां पे लागू नहीं होता। तो कुलाम का नियम अधिक दूरियों के लिए सत्य है। 10 मतलब बहुत छोटी दूरी, कितनी दूरी, 10 के पावर माइनस 15, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास का सारा बच्चे कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में सीखा कुलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, और कुलाम के नियम के सीमाएं के बारे में हमने बातचीत कर लिया, और कुलाम के सदिश रूप की भी हमने बातचीत कर ली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत, और उस पर आधारित मेरे प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्न भी करेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये कहानी अच्छे समझ में आ रही होगी। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे के जाता हूं, ये कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, यहां मैं लिख देता हूं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप अपने प्यारे बच्चों के लिए स्टार्ट करूंगा यहां से। ठीक है बच्चे, और बच्चा इसका कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं, उस प्रश्न को मैं दिखा देता हूं। ये आपके लिए प्रश्न है बेटा, ठीक है, तो आप इस प्रश्न का बच्चे उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे,
और नेक्स्ट क्लास में हम इन प्रश्नों को बच्चा सॉल्व भी करेंगे। एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न बेटा ये है। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ने अच्छे से इस क्लास को देखा। ठीक है, देखे होंगे और देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।